बांग्लादेश, पाकिस्तान और अब सीरिया, ये सारे के सारे युद्ध लड़ते रहते हैं और इनके नतीजे निकलते हैं कि ये आपस में खत्म होते हैं। सीरिया वो इलाका है जिसने कभी रोमन, कभी मंगोल तो कभी तुर्कों के हमलों और कब्जों का सामना किया है। लगभग हर दौरे में ये अशांति बनी रही, कई बार तब तक लड़ भी हुई। आज से 53 साल पहले जनरल हाफिज अल असद सीरिया की सत्ता पर काबिज हुए थे। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होगा। उनकी मौत के बाद उनके बेटे बशर अल असद ने देश की कमान संभाली, मगर अब विरोधियों की वजह से उन्हें भी देश छोड़ना पड़ा है। अब देश की कमान किसके हाथों में होगी और क्या शांति आएगी या हालात पहले से भी खराब हो गए, ये तो देखना होगा। मैं विशाल और टीएफसी मीडिया के द्वारा आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है आखिरकार सीरिया के अंदर। बशर अल असद साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद के निधन के बाद सत्ता में आए थे। हाफिज ने 29 साल तक सीरिया पर शासन किया था। उनका शासन भी अपने बेटे असद के शासन की तरह कठोर रहा था। यानी बशर अल असद को एक कठोर और दमनकारी सियासत विरासत में मिली थी। हालांकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि असद अपने पिता से अलग होंगे, शायद थोड़े ज्यादा खुले विचारों वाले हो या थोड़े कम क्रूर हो, लेकिन ये उम्मीद भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। बशर अल असद को हमेशा एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाएगा जिसने साल 2011 में अपने शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को क्रूरता से दबाया था। उनके इसी फैसले की वजह से सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 6 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। मतलब जहां पे वो रहते थे वहां से छोड़ के कहीं और चले गए और कहीं और के शरणार्थी बन गए थे। कितनी दुख की बात है ये। बशर अल असद ने रूस और ईरान की मदद से विरोधियों को कुचल दिया और अपना शासन बचाकर रखा बहुत टाइम तक। रूस ने सीरिया में जबरदस्त हवाई हमला का इस्तेमाल किया, जबकि ईरान ने सीरिया में अपने सैन्य सलाहकार भेजे और पड़ोसी लेबनान में उसके समर्थन वाले हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह ने अपने प्रशिक्षण लड़कों को सीरिया में लड़ने के लिए भेजा था। अब देखिए, चारों तरफ से सीरिया पे अटैक हो रहा था और इन चीजों के बीच कैसे ये सारी चीजें हुई आगे जानते हैं। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। अपने ही मसलों में व्यस्त सीरिया के सहयोगियों ने सब कुछ लगभग छोड़ दिया था। सीरिया के घटना के बाद ईरान फिर से अपने प्रभाव पर एक बड़ा झटका महसूस कर रहा था। बशर अल असद के शासन में सीरिया ईरानियों और हिजबुल्लाह के बीच संबंध का एक हिस्सा था। अब आगे देखते हैं कि ये हिस्से के बाद इनके कैसे कैसे कनेक्शन थे अदर कंट्रीज के साथ और सीरिया का किन किन कंट्रीज के साथ अच्छा कनेक्शन था। चलिए जानते हैं। हथियार और गोला बारूद के मुहैया कराने के लिहाजे से काफी अहम था। इस मदद के बिना सीरियाई सैनिक इस्लामी चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विरोधियों को रोकने में असमर्थ थे। अब दूसरे देशों से सहायता लेके कुछ लोगों करके ये सारे को रोकने में असमर्थ हो रहे थे और जाहिर तौर पर कुछ जगहों पर HTS को रोकने के लिए उनकी इच्छा भी नहीं थी। अब सबसे पहले पिछले हफ्ते विरोधियों ने लगभग बिना किसी विरोध के देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। अब धीरे धीरे यहां से ये रणनीति हो रही है कि कैसे देश के इस नेता को बाहर निकाला गया। फिर हमा और कुछ दिनों बाद होम्स के मुख्य केंद्र पर कब्जा कर लिया गया। अब कोई जगह ही नहीं बची है। अब क्या था, वहां कौन से निकलना था। विरोधियों ने इस कामयाबी से सीरिया की राजधानी दमिश्क अलग अलग पड़ गई और कुछ ही घंटों में वे राजधानी में घुस गए। अब दमिश्क की असद की सत्ता का केंद्र था। बहुत से लोग सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत देखकर खुश थे, अलग प्रकार से खुशियां मना रहे थे, उसको वहां से भगा रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे, न जाने क्या क्या। आखिरकार वो खुश थे। अब देखते हैं कि सीरिया के लिए ये जो चीज हुई है और ये जो डिफरेंस आया है, क्या ये सही है या गलत। लेकिन अब आगे क्या होगा। HTS की जड़ें अल कायदा से जुड़ी हुई है और उनका अतीत काफी ज्यादा हिंसक रहा है। हालांकि ये गुट पिछले कुछ सालों से खुद को एक राष्ट्रवादी ताकत के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उनके हालिया संदेशों में भी कूटनीति और मेल मिलाप वाली भाषा नजर आती है। मतलब अब वो एक नए शासन की स्थापना करके अच्छी तरीके से चलना चाहते हैं। लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं है और ऐसे लोग उस बात को लेकर चिंतित है कि जिसे शायद सीरियाई शासन को गिराने में बाद का अंजाम देने की योजना बना रही थी, ठीक इसी समय सीरिया में नाटकीय सत्ता परिवर्तन के शासन के शीर्ष पर खाली बना सकता है, जिसकी वजह से अराजकता और कहीं ज्यादा हिंसा शुरू हो सकती है। मतलब जब कोई सत्ता नहीं होगी तो लोग अपनी मनमानी से कार्य करेंगे और एक दूसरे को हानि भी पहुंचा सकते हैं। कई लोगों का मानना यह है कि सीरिया में ताजा हमला तुर्की के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। हालांकि सीरिया के कुछ विरोधी गुटों का एक समर्थन करने वाले तुर्की ने HTS को किसी भी समर्थन से इनकार कर दिया है। लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं है और ऐसे लोग उस बात को लेकर चिंतित है कि जिससे शायद सीरियाई शासन को गिराने के बाद का अंजाम देने वाली योजना जो बन रही थी वही कहीं इनकी सबसे बड़ी गलती ना बन जाए। अब इसी के ऊपर जॉन बाइडन ने कहा है कि हम धीरे धीरे इन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे और जितने भी वहां के शासक काल है या जो भी फॉरेन मिनिस्ट्रीज है उनसे बात करके क्या क्या चीजें हो रही है और हमारे कनेक्शन पहले जैसे होंगे कि नहीं होंगे उस पर करें। इंडिया ने भी एक लेटर जारी करते हुए बताया है कि जो भी सीरिया के अंदर हुआ है उसके ऊपर एक फॉरेन मिनिस्ट्री बैठकर
उनके जितने भी रिलेशन की चीजें हैं उन सबसे बात करेंगे, और हाँ, राजनीतिक तौर पे जितनी भी चीजें करी जाएंगी उस पर बात करेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं विशाल, टीएमसी मीडिया की ओर से, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।